चलिए आज के सेशन में आप लोगों को बताएंगे हम नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है ना। उससे पहले आपको बता रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है समझिए इस चीज़ को, इसका डेफिनेशन हम पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। और अब आपका क्या है, इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए कैसे बंटवारा किया गया इसका। पहला आपका है ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है ना। ओपन चेन मतलब पूरा का पूरा रहेगा, खुला हुआ चेन रहेगा, मतलब रिंग वगैरह का फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। और दूसरा आपका क्या है साइक्लिक, जिसमें रिंग का फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है ना, रिंग का फॉर्मेशन रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन चेन में दो तरीके का कंपाउंड होता है, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कहने का सेंस है ना जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, है ना, सिंगल बॉन्ड रहेगा। अरे समझ आ रहा है ना, मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड हुआ या ट्रिपल बॉन्ड हुआ, ये वाली बॉन्डिंग नहीं रहेगी। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहने का सेंस होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कोई दिक्कत है तो ये होता है, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट चैन वाला बात होता है, ठीक है ना, वही मतलब यहाँ पे कोई रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन साइक्लिक की बात करते हैं, साइक्लिक का मतलब समझते हैं ना, साइक्लिक मतलब क्या होता है, रिंग, ठीक है ना। तो रिंग बनेगा। अब रिंग आपका दो तरीके क्या होगा समझिए, यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, होमो। होमो का मतलब क्या होता है आपका जी, सेम। तो अगर किसी भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेम टाइप्स ऑफ एटम्स रहेगा रिंग में, है ना, रिंग का जब फॉर्मेशन होगा वो सेम टाइप्स ऑफ एटम्स अगर होता है उसको क्या बोलते हैं जी, होमोसाइक्लिक। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के कारण आपका होगा, मतलब कार्बन के अलावा उसमें क्या हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है ना। इसका मतलब क्या होता है आपका जी, डिफरेंट। इसका मतलब होता है आपका जी डिफरेंट। तो कार्बन के अलावा क्या हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, मतलब जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, मतलब कोई भी पॉलीवैलेंट एटम हो सकता है। पॉलीवैलेंट एटम कहने का सेंस है जिसके पास वैलेंसी एक से ज़्यादा होगा, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या हो सकता है आपका जी, रिंग में प्रेजेंट हो सकता है। सबका एग्जाम्पल अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। होमोसाइक्लिक का बता दिया आपको कि इसके रिंग में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका जी, कार्बन एटम ही होगा, ठीक है ना। अब इसका दो टाइप होता है, एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कहने का सेंस है इसमें आपका क्या होगा, इसमें जैसे एरोमेटिक एक स्पेशल कंपाउंड होता है, समझे ना, एक इसका क्या होगा, स्पेशल फीचर्स होगा। एरोमेटिक को छोड़ के जितने भी आपका क्या होगा जी कंपाउंड्स होंगे रिंग वाला, वो आपका क्या होता है, एलिसाइक्लिक होता है। और सबका भी आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि कौन क्या है, ठीक है। जैसे देखिएगा सैचुरेटेड है ना, तो सैचुरेटेड में बात आप कर सकते हैं, अल्केन की बात कर सकते हैं। जैसे आपका क्या होगा जी, C4 और H10 की बात करते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो CH3 CH2 CH2 CH3 देख लीजिए कितना आपका सारे के सारे कार्बन के बीच में कितना आपका बॉन्ड है जी, सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है ना। तो ये आपका क्या हुआ, सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। लेकिन अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो इसमें बोल सकते हैं आप अल्कीन और अल्काइन, ठीक है ना, अल्कीन या फिर अल्काइन, ठीक है ना। यहां से देखिए आपका क्या होगा जी, CH3 C देखिए ये आपका क्या होगा जी, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर हो गया, C4H कितना H8, है ना। कोई दिक्कत है तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच आपका क्या हुआ, डबल बॉन्ड आया ना। और सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी तो आया ना, तो इसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक, 100% क्लियर है ना, ठीक है। चलिए ये आपको हो गया, क्लियर हो गया। अब याद रखिए कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए आपका जी क्या, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में अगर होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड में नहीं कंसिडर करेंगे। एक एग्जाम्पल देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, कि जैसे CH3 CH2 और ये आपका है, ये देख लीजिए। अब आप इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन क्या कार्बन कार्बन के बीच कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, सैचुरेटेड, ठीक है ना। इसको अनसैचुरेटेड नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। क्यों जी, क्योंकि अनसैचुरेटेड में क्या होता है आपका जी, कि कार्बन कार्बन के बीच आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अरे समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। चलिए ये बात आपका हो गया, दोनों का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं, सॉरी, कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के अलावा आपका डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब कहने का सेंस मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। किसी को कोई डाउट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग साइक्लिक की बात करते हैं तो होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कहने का सेंस है, देखिए इसका एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, मतलब जैसे देखिए ये क्या आपका साइक्लोहेक्सेन है। और इस साइक्लोहेक्सेन में क्या हर जगह क्या है ना आपका, हर जगह आपका क्या है जी, कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, हर जगह आपका क्या होगा, कार्बन एटम प्रेजेंट होगा।
हर जगह आपका क्या होगा, कार्बन एटम प्रेजेंट है। देख लीजिए सारे जगह आपका क्या है, कार्बन एटम प्रेजेंट है। अरे कोई दिक्कत है, मतलब यहाँ पे क्या है ना, इस रिंग में क्या होगा, इसके रिंग में क्या होगा, हर जगह सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कार्बन एटम ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ भी बाहर से जुड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका क्या, एक एग्जाम्पल आपको ये दिखा दिए। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए तो, जैसे CH2 है ना, CH और इससे मान लीजिए OH जोड़ दिए, ठीक है ना, फिर CH2, फिर CH2, CH2, ठीक, और फिर आपका इन दोनों को ही आपका क्या किए, एक CH2 से जोड़ दिए, तब भी ये क्या कहलाएगा, होमोसाइक्लिक ही कहलाएगा। क्यों जी, क्योंकि इसके रिंग में क्या ना, एवरी एटम आपका जुड़ा हुआ जी कार्बन से ही, और रिंग के बाहर आपका जुड़ा हुआ है कोई भी अदर एटम। अरे कोई दिक्कत है, रिंग में क्या होना चाहिए आपका जी, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का दो पार्ट है, एक है आपका एरिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक जो होता है वो आप बोल सकते हैं कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है, इसका कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग जी एरोमेटिक, ठीक है ना। ये दिख रहा है क्या, कैमरा में दिख रहा है क्या, देखिएगा तो दिख रहा है ना कैमरा में, ठीक है चलिए। और एलिसाइक्लिक जो होगा वो सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड को छोड़ के जितने भी कंपाउंड्स होंगे सब क्या कहलाएगा, एलिसाइक्लिक कहलाएगा। तो देखिएगा अगर मान लीजिए एक ये कंपाउंड हो गया तो आपका क्या होगा, ये एलिसाइक्लिक कहलाएगा। अगर मान लीजिए आपका क्या होता है कि कुछ ऐसा कंपाउंड हो जाता है, ऐसा कंपाउंड हो गया तो ये क्या कहलाएगा, आपका एलिसाइक्लिक कहलाएगा। समझ बात आ रही है ना, 100% समझ में आ रही है। अरे कोई दिक्कत है, एरोमेटिक अभी आप समझ लीजिए, सीधा सीधा समझिए कि बेंजीन टाइप का जो भी रिंग होगा, या इसके अलावा भी बहुत सारा होता है, मतलब कहने का सेंस एरोमेटिक का एक स्पेशल फीचर ही होता है। अगर बहुत ही विशेष जानना हो इसके बारे में तो मेरा एक लेक्चर डाला हुआ है GOC का, ठीक है ना, एरोमेटिसिटी करके होगा डाला हुआ GOC में, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी आपको देखने का जरूरत नहीं है, आपको इस क्लास में ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कि एरोमेटिक क्या होता है। मतलब जस्ट आपका कितना, मतलब आपको यही क्या कहते हैं इसमें, नवंबर में ही पढ़ाएंगे। हाँ नवंबर में आपको स्टार्ट करेंगे GOC पढ़ाना, है ना, तो नवंबर में ही आपको पढ़ाएंगे इसको। क्लियर है बात, ठीक है ना। चलिए ये आपको कहानी खत्म। अब देखिए हेट्रोसाइक्लिक की बात करते हैं, तो हेट्रोसाइक्लिक में जैसे देख लीजिए आपका कुछ ऐसा कंपाउंड देख लीजिए, देखिए इसमें क्या है, जितने भी वर्टेक्स है सब पे क्या है, कार्बन है। यहाँ पे कार्बन, 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 बट यहाँ पे क्या आपका जी, आज लगता है सारा ट्रेन इधर ही से ही गुजर जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए तो यहाँ पे देखिए आपका क्या, कि यहाँ पे कार्बन, 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 हर जगह कार्बन है, लेकिन बीच में एक ऑक्सीजन घुस गया है, मतलब रिंग को कंप्लीट कर रहा है ऑक्सीजन भी, है ना। अरे कोई दिक्कत है, उत्सव आपको दिक्कत है कुछ, ठीक है 100% क्लियर है। चलिए उसी तरह का और भी कंपाउंड आप देख सकते हैं, जैसे आपका हो गया ये कंपाउंड, एक ये कंपाउंड हो गया, बताइए ये भी कंपाउंड में क्या है, नाइट्रोजन घुस गया है रिंग में, है ना। तो जो रिंग में आपका क्या होगा जी, दूसरा घुस जाएगा, मतलब नाइट्रोजन के अलावा कोई और भी एंटर कर जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। चलिए इसका जल्दी से आप लोग एग्जाम्पल उतारिए। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखिए क्या होगा आपका, हाइड्रोकार्बन को नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। देखिए हाइड्रो कार्बन, हाइड्रो जो वर्ड लिया गया वो हाइड्रोजन से लिया गया है, और कार्बन तो आप समझते ही हैं। तो कहने का सेंस हुआ कि हाइड्रोजन एंड कार्बन के मिक्सचर से, मतलब रिएक्शन से जो आपका कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं जी, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि जिस कंपाउंड में क्या होगा आपका जी, हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्लियर है बात, ठीक है ना। जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये सब जो पढ़ते हैं वो क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है ना। अरे कोई दिक्कत है, जैसे मीथेन पढ़ते हैं, इथेन पढ़ते हैं, ब्यूटेन पढ़ते हैं, पेंटेन पढ़ते हैं, ये सब आपका क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये बात आपको समझना है कि हाइड्रोकार्बन, अब इस हाइड्रोकार्बन का दो टाइप होता है, ठीक है ना। पहला होता है आपका जी पैराफिन, और दूसरा होता है आपका जी ओलिफिन्स, ठीक है ना। पैराफिन, ओलिफिन्स। पैराफिन कहने का सेंस है, देखिए ये जो होता है ये दो टर्म से मिल करके बना है, देख लीजिए।
ये पैरा जो लिया गया ना, पैरम से लिया गया है, ठीक है ना। और पैरम का मतलब होता है लेस, क्लियर है। पैरा जो वर्ड लिया गया किस लिए आपका जी, पैरम से लिया गया, पैरम का मतलब होता है लेस, ठीक है ना। और ये फिन जो लिया गया आपका जी वो एफिनिस से लिया गया है, एफिनिस, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग एफिनिटी। एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब समझते हैं अट्रैक्शन, एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, या इसी को बोल सकते हैं आप रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी तो कहने का सेंस हुआ कि जिसके पास लेस रिएक्टिविटी होगा, देख रहे हैं ना जी। अरे पैरम का मतलब क्या हुआ, लेस हो गया, और आपका फिन का मतलब क्या होगा आपका जी, एफिनिस हो गया, या एफिनिटी बोलते हैं इसको। मतलब जिसके पास लेस रिएक्टिविटी होता है उसको क्या बोलते हैं, पैराफिन बोलते हैं। मतलब ये आपका क्या होगा जी, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन होगा, लेस रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन होगा। कोई दिक्कत है। और अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी, इसका मीनिंग क्या होगा आपका जी, ओलिफिन है ना, इसका मतलब होता है ऑयल मेकिंग। और ये जो होगा, अच्छा इसमें क्या आपका आएगा जी, तो जो लेस रिएक्टिव आपका क्या होगा जी, लेस रिएक्टिव जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है उसमें आपका आ जाता है अल्केन। अल्केन जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है आपका जी CnH2n+2, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ करके आए हैं, ठीक है ना, CnH2n+2, क्लियर है। ये आपका क्या होगा जी, इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। यही आपका क्या होगा जी, आपका ये आपका जो हो गया ये सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। मतलब जो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है वही आपका पैराफिन होता है, और उसी को क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। अरे कोई दिक्कत है, ये आपका क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड के कैटेगरी में रखेंगे इसको। सैचुरेटेड कंपाउंड कहने का सेंस क्या है कि कार्बन कार्बन के इसमें आपका क्या होगा जी, वो सिंगल बॉन्ड ही होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा। क्लियर है बात, 100% बात क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा जी, अल्केन ही ऐसा एग्जांपल है जिसमें क्या होगा आपका जी, कार्बन कार्बन के इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा जी, ओलिफिन। तो ओलिफिन मतलब होता है ऑयल मेकिंग, और इसका ये जो होता है ना हाई रिएक्टिव कंपाउंड होता है। इसमें कौन आता है आपका जी, तो इसमें आएगा आपका अल्कीन और अल्काइन, ठीक है ना। अल्कीन आएगा या फिर अल्काइन आएगा, ठीक है ना। और ये आपका जो हो गया वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। चलिए लिखिए, तो चलिए नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो देखिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए आपका क्या होगा जी, ये आपका मेन चीज हो गया। ये वर्ड रूट क्या बताता है आपका, तो वर्ड रूट जो बताता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बताता है ना। वर्ड रूट क्या होता है आपका जी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है वो बताता है। इससे पहले लगता है आपका जी प्रीफिक्स, है ना, और इसके बाद लगता है आपका जी सफिक्स, ठीक है ना। बाद में बात करें कि सफिक्स भी दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी सफिक्स होता है, एक सेकेंडरी सफिक्स होता है। और प्रीफिक्स भी मान लीजिए दो तरीके का बोल सकते हैं कि एक प्राइमरी प्रीफिक्स है, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में जैसे जनरली क्या होता है ना कि जैसे कोई साइक्लिक कंपाउंड है ना, साइक्लिक कंपाउंड जो बताया नहीं था आपका जी, तो साइक्लिक कंपाउंड है उसके लिए साइक्लो वगैरह आके के लग जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स में। और प्राइमरी प्रीफिक्स में जो होता है वो जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स रहता है, ब्रांचिंग जो होता है उसका नाम वो लोग लिखा करते हैं, ठीक है। तो अभी खैर आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो फिलहाल आप इतना लिख लीजिए, ये तीन चीज़ लिख लीजिए कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में जो होता है ना आपका वो तीन पार्ट होता है, प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट हो गया और सफिक्स। लिखिएगा सबसे पहले आप लोग वर्ड रूट, ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, और यहां पे रहेगा आपका जी वर्ड रूट। देखिए अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा 1, ठीक है ना, 1 रहेगा मतलब C1, ऐसा एक आपका रहेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग जी वर्ड रूट क्या लिखते हैं, मिथ लिखते हैं, मिथ। अरे तभी तो लिखते हैं ना मीथेन, CH4 को क्या लिखते हैं, मीथेन लिखते हैं, ठीक है ना। अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा 2, तो उसके लिए क्या लिखते हैं C2, मतलब क्या आपका होगा जी इथ लिखते हैं इसके लिए, इथ, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा 3, मतलब C3, तो उसको क्या लिखेंगे जी, प्रोप लिखते हैं, ठीक है।
ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ कार्बन रहेगा 4 रहेगा तो C4, इसके लिए क्या लिखेंगे जी, ब्यूट लिखते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन रहेगा 5 तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग जी, C5, मतलब पेंट लिखते हैं। ठीक है ना। अभी वो जो n लगाते हैं वही क्या था आपका जी, सफिक्स था, अभी n लगा रहे हैं। ठीक है ना। 6 रहेगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे जी हम लोग, हेक्स लिखेंगे। 7 रहेगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे, हेप्ट। ठीक है ना। 8 रहेगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे जी, ऑक्ट लिखेंगे। ठीक है। फिर देखिए C9, ये क्या लिखेंगे, नॉन लिखेंगे। ठीक है ना। 10 रहेगा तो उसके लिए लिखेंगे डेक लिखेंगे। इतना तक जल्दी से नोट करिए, आगे फिर बताते हैं आपको। ठीक है, जल्दी से 100 तक जाएंगे हम लोग। तो 10 तक देख लिए। अगर 11 का लिखना होगा, देखिए ध्यान से, अगर 11 का लिखना होगा, देखिए इसको बोलते हैं अनडेक, है ना। अगर 12 का रहेगा लिखना, इसको बोलेंगे डो डेक। अगर 13 का ट्राई डेक। अब समझ में आ रहा है ना। 14 का टेट्रा डेक, है ना। 15 का पेंटा डेक, 16 का हेक्सा डेक, है ना। ऐसे करके जाएंगे। अरे कोई दिक्कत है। 20 का क्या लिखेंगे, 20 का इकोस, है ना। इकोस। 21 का लिखना रहेगा तो अन इकोस, है ना। फिर देखिए 22 का तो क्या आपका होगा जी, C22, मतलब दो इकोस। कोई दिक्कत है। अगर 30 का रहेगा लिखना, देख लीजिए, अगर 30 का रहेगा लिखना जी, ट्राइकॉन्ट। अगर 40 का रहेगा लिखना, टेट्राकॉन्ट। 50 का रहेगा लिखना तो पेंटाकॉन्ट। ऐसे करके चले जाएंगे। 80 का रहेगा लिखना तो क्या, ऑक्टाकॉन्ट। 80 मीन्स क्या, 8 है ना, ऑक्टाकॉन्ट। अरे 30 में क्या आपका 3 है ना, तो ट्राई लगाएंगे ना 3 के लिए, तो ट्राइकॉन्ट, है ना। 40 का टेट्राकॉन्ट। 60 का क्या लिखेंगे, हेक्साकॉन्ट। और 70 का क्या लिखेंगे जी, हेप्टाकॉन्ट। 90 का क्या लिखेंगे, नोनाकॉन्ट। ठीक है ना। और 100 का क्या लिखेंगे जी आपका, C100 तक जो होगा उसको क्या लिखेंगे, हेक्टेन। उसके लिए एक अलग नाम डाल देंगे, हेक्टेन। ठीक है। चलिए इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर आपके सामने में ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया, ये क्या है जी, अल्केन ग्रुप से है, थोड़ा बहुत तो पता होगा 10th के बेसिस पे, ये क्या अल्केन ग्रुप से फर्स्ट कंपाउंड है, तो ये आपका क्या होगा जी, एक ही कार्बन का चेन है ना, एक ही कार्बन का चेन है, तो क्या होगा, इसका नाम डालेंगे हम लोग जी। एक के लिए वर्ड रूट क्या था, मिथ था, तो क्या होगा, मिथ। और अल्केन, अल्केन देखिए ध्यान से देखिए, अल्केन देखिए ये है आपका वर्ड रूट, वर्ड रूट, और ये है आपका जी सफिक्स। तो अल्केन ग्रुप का था इसलिए वर्ड रूट, इसके लिए आपका क्या हुआ, अल्क मिस मिथ हो गया, और आपका क्या सफिक्स क्या एन है ना, तो चलिए मिथेन, इसका नाम हो गया मिथेन। अरे कोई दिक्कत है, चलिए ना बात करते हैं, यहाँ अल्केन लिख ही देते हैं, चलिए लिखिए। देखिए अल्केन इसका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है ना CnH2n+2, है ना, ये आपका क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला है। मतलब जनरल फॉर्मूला कहने का सेंस होता है ना कि हम लोग ना यहाँ पे n का वैल्यू डालते जाएंगे और आपका कंपाउंड जो है निकलता चला जाएगा। जैसे देखिए n का वैल्यू अगर 1 डालेंगे, और देख लीजिए n का वैल्यू 1 डालने क्या मिला, C1H2 × 1 + 2, मतलब कितना हुआ, CH4। कोई दिक्कत है। अगर देखिए n का वैल्यू देखिए, देखते चलिए आप लोग, n का वैल्यू अगर 2 डालते हैं तो क्या मिला, C2, और H2 × 2 + 2 मतलब कितना, C2H6। कोई दिक्कत है। अगर 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा आपका जी, 3 डालेंगे कितना मिलेगा, C3H2 × 3 + 2 मतलब कितना, C3H8। तो कुछ इस तरह से हो गया। तो देखिए एक कार्बन के लिए इसका नाम डाल देंगे क्या जी, अल्केन है ना, तो क्या होगा, इसका नाम हो आपका हो गया मीथेन। इसका आपका क्या होगा, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, वर्ड रूट इथ लिखते हैं, और लास्ट में लगा देंगे एन, इथेन। अगर 3 कार्बन की बात करें तो क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, और लास्ट में लगा देंगे एन, तो हो गया आपका हो गया प्रोपेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, एकदम 100% क्लियर है ना। चलिए तो कुछ इस तरह से होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पिछले बार बताए थे कि नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है आपका जी, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसके पास कितने पार्ट होते हैं, तो देखिए
वर्ड रूट है ना, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो प्रीफिक्स भी आपका क्या होता है, दो तरीके का होता है। पहला होता है आपका जी प्राइमरी प्रीफिक्स, दूसरा होता है आपका जी, अगर हम ऐसे करके लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं प्राइमरी, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग जी प्राइमरी सब प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग जी सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब प्लेस के बेसिस पे कि सबसे पहले क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, उसका प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, फिर आपका आएगा वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट आएगा। फिर देख लीजिए सफिक्स का भी दो टाइप होता है। पहला आएगा आपका जी प्राइमरी सफिक्स और दूसरा आपका होगा जी सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, मतलब किसी भी आपका क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम में क्या होगा, पहले होगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में दो तरीके का हो सकता है, एक आपका होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा होगा प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद होगा वर्ड रूट। वर्ड रूट कहने का सेंस है अगर एक कावन है तो वहाँ पे आपका लिखते हैं मिथ लिखते हैं, दो कावन के लिए लिखते हैं इथ लिखते हैं, तीन कावन के लिए लिखते हैं प्रोप लिखते हैं, ऐसे करके। फिर उसके बाद होगा प्राइमरी सफिक्स होगा और फिर आपका क्या होगा जी ये सेकेंडरी सफिक्स। अब इन सब का देखिए मीनिंग समझ लीजिए। जैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल जो है ना हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग के लिए करेंगे, समझे ना, ब्रांच के लिए। देखे होंगे क्लास 10th में पढ़ेंगे तो आपका एक पेरेंट चेन होता था और पेरेंट चेन से निकला होता था ब्रांच, ठीक है ना। तो ब्रांच या फिर क्या करेंगे हम लोग जी सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे जी आपका यूज फॉर ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप FG, है ना। इसके लिए क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसका नाम लिखने के लिए इसका क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे। फिर देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स जो होगा ये क्या बताता है आपका जी, तो ये बताएगा आपका कि कंपाउंड साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, मतलब रिंग वाला है या फिर रिंग वाला नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा जी आपका यूज्ड टू indicate the compound is cyclic or not, है ना, साइक्लिक है या फिर साइक्लिक नहीं है उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा जी वर्ड रूट के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में बताने का कोई जरूरत नहीं है कि ये बताता है क्या जी आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में, ठीक है ना। फिर देखिए प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं तो ये बताता है आपका प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है कि ये किस तरीके का ग्रुप का है, मतलब क्या होगा ये अनसैचुरेशन और मतलब सैचुरेशन या अनसैचुरेशन उसके बारे में बताएगा। मतलब कहने का सेंस है अल्केन है या अल्कीन है या आपका क्या होगा अल्काइन है, किस टाइप का हाइड्रोकार्बन होगा उसके बारे में क्या करता है आपका प्राइमरी सफिक्स बताता है। तो ये बोल सकते हैं यूज्ड टू इंडिकेट the types of hydrocarbon, types of hydrocarbon मतलब आपका क्या होगा सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है उनके बारे में, ठीक है ना। और आपका क्या होगा ये आपका क्या होगा यूज टू इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। चलिए फटाफट इसको लिखिए आप लोग। प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं तो देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है ना, जैसे अगर कंपाउंड क्या साइक्लिक है ना और कंपाउंड क्या साइक्लिक है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो टर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। देखिए आपका क्या होगा अगर मान लीजिए ऐसा है, ऐसा है, चलिए देखिए ध्यान से, तो ये आपका क्या 6 कार्बन का चेन है ना, 6 कार्बन का चेन है तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं जी हेक्स लिखते हैं ना, अरे हेक्स लिखते हैं ना, हर जगह पर क्या दिख रहा है सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, अरे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, आपका 6 कार्बन का चेन है उसके लिए 6 के लिए क्या लिखते हैं हेक्स लिखते हैं। और आपका क्या है सिंगल बॉन्ड हर जगह आपको दिख रहा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे जी, और ये साइक्लिक है ना तो देखिए हेक्सेन तो लिखेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा आपका जी हेक्सेन तो लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको जी साइक्लो,
साइक्लो लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और यही साइक्लो आपका क्या है जी, आपका ये प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग जी, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं जी, आपका कि कंपाउंड जो है साइक्लिक है या फिर साइक्लिक नहीं है, ठीक है ना। अगर सिंपल रहता, देख लीजिए ध्यान से, अगर सिंपल रहता है ऐसा CH3 CH2 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 CH3, देखिए तो कितना आपका, एक और डाल लेते हैं CH2, देखिए ये क्या है आपका, बिल्कुल स्ट्रेट चैन है ना, बिल्कुल स्ट्रेट चैन है। तो स्ट्रेट चैन के लिए कोई भी प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कितना काउंट का हो गया, 1 2 3 4 5 6 का हो गया। तो इसका नाम हम लोग लिख देंगे क्या जी, हेक्सेन लिख देंगे। इसका क्या नाम हम लोग लिखें, साइक्लोहेक्सेन लिखें, कोई दिक्कत है। और इसके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल किए हम लोग जी, तो साइक्लो, ये देख लीजिए आपका साइक्लो जो लिखा हुआ है यही आपका क्या हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया, कोई दिक्कत है। उसी तरह देखिएगा, अगर मान लीजिए आपका क्या होगा, अगर स्ट्रेट चैन वाले की बात करते हैं, मतलब CH3 CH2 CH2 CH3 है ना, कितना का है, 4 कार्बन का चेन है ना। तो 4 कार्बन के चेन के लिए क्या करेंगे हम लोग जी, लिखेंगे सिंपली ब्यूटेन लिखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए यही 4 कार्बन का चेन जो होगा, मान लेते हैं कि रिंग के रूप में होगा, रिंग के फॉर्म में होगा। चलिए तो इसके लिए क्या लिखेंगे जी, है तो 4 कार्बन का रिंग, ब्यूटेन तो लिखेंगे ही, लेकिन इससे पहले क्या लगाएंगे हम लोग जी, साइक्लो लगाना पड़ेगा। साइक्लो किस लिए, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि ये है साइक्लिक। अरे समझ में आ रहा है ना, दोनों के देखिए, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी अंतर है। कार्बन का संख्या भले आपका क्या है, दोनों में 4 है, लेकिन हाइड्रोजन का संख्या क्या अलग है। अगर इसको भी लिख देते ब्यूटेन, तो इसमें और उसमें फर्क क्या रह जाता, कुछ तो डिफरेंस आना चाहिए ना। इसलिए क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे साइक्लो। साइक्लो कहाँ से लिया गया है, साइक्लिक से लिया गया है। कोई दिक्कत है, समझ बात आ रही है ना। चलिए इसको उतारिए जल्दी से आप लोग, चलिए उतारिए, प्राइमरी प्रीफिक्स देख करके इसको उतारिए जल्दी। अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स की। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं जी, ब्रांचिंग या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप होगा लगा हुआ, उसके लिए करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपका जी, सोज ब्रांचिंग और फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, CH3 CH और यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, CH2 CH3। चलिए थोड़ा बहुत आप लोग को नोमेनक्लेचर आता होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखिए ये माना जाता है आपका पेरेंट चेन, ठीक है ना, ये माना जाता है पेरेंट चेन। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 ऐसे करके दिखाते हैं। ये सब कुछ थोड़ा बहुत आप लोग क्लास 10th में सीखे होंगे, और नहीं सीखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको एक एक चीज़ सिखाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, इस तरह से हो गया। अब देखिए सेकंड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ आपका जी, ये जुड़ा हुआ है ना, CH3 जुड़ा हुआ है ना। ये CH3 है क्या, देखिए अगर CH4 होता तो इसके लिए लिखते हम लोग जी मिथेन लिखते, कोई दिक्कत है। लेकिन CH3 है, एक आपका वैलेंसी खाली है, इसके लिए क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। बता देते हैं, अभी वो जस्ट बता देते हैं, मिथाइल लिखेंगे। तो सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, और कितना आपका हो गया जी, ब्यूटेन। तो यहाँ पे जरा देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ इसमें प्रेजेंट है। ये जो आपका हो गया, ये जो आपका हो गया जी, ये क्या प्रेजेंट है आपका जी, ये क्या है, तो ये है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ना। ये आपका क्या हो गया जी, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। फिर देखिएगा ब्यूट जो हो गया, ब्यूट ये आपका हो गया वर्ड रूट, वर्ड रूट, ठीक है ना। और ये जो एन जो हो गया, एन ये आपका हो गया आपका जी प्राइमरी सफिक्स। यहां पे क्या क्या चीज नहीं है, तो यहां पे आपका सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, यहां पे आपका क्या है, वो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। क्लियर है बात। चलिए इसको जल्दी से उतारिए। उसका एक टॉपिक बना लीजिएगा आप लोग, अल्काइल, अल्काइल। और इसका आपका जो होता है ना, इसका सिंबल ऐसे करके दिखाते हैं, अल्काइल, ठीक है ना। सिंबल क्या करते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं। और इसका GF जो होगा वो होता है आपका जो CnH2n+1। जरा ध्यान से देखिएगा, ये है आपका अल्केन, और अल्केन का GF जो होता है वो क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है ना। और अब यहाँ से आपका क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हम हटा देंगे, तो यह बन गया आपका क्या जी, अल्काइल। तो ये आपका इसका GF क्या हो गया, CnH2n+1। कोई दिक्कत है, मतलब क्या होगा, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को आप हटा देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है। और उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, क्या हो जाएगा आपका जी, देख रहे हैं ना, 2 यहाँ पे था, यहाँ पे आपका 1 हो गया, मतलब एक आपका क्या हुआ,
कम हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आपके सामने में देखिए CH4 रहती, इसका नाम क्या होता है? मीथेन होता है इसका नाम, मीथेन होता है नाम। और अगर क्या करेंगे हम लोग इससे एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका जी? CH3। और इसका एक वैलेंसी क्या रहेगा? खाली रहेगा, ठीक है ना। तो इसका नाम आपका क्या हो जाएगा? देखिए मिथ तो लिखते हैं ना एक कार्बन के लिए, और CH4 था, इसके लिए क्या लिखे? मीथेन लिख दे, N लिख देना। अब इस N को किससे रिप्लेस करना है आपका जी? देख लीजिए N को भी यहाँ पे भी देख लीजिए, N को हटाएंगे और किसको जोड़ेंगे? आइल को। कोई दिक्कत है? तो बन गया आपका जी मिथाइल। अरे कोई दिक्कत है? फिर देखिए आपका और भी देख लीजिएगा, ये आपका C2H6, इसको हम लोग बोलते हैं इथेन, इसको बोलते हैं जी इथेन। इसमें से क्या करना है? एक हाइड्रोजन को हटा देना है, ठीक है। कैमरा में आ रहा है क्या? देखिएगा। और आपका हो गया आपका जी C2H5, तो ये आपका क्या हो गया? इथाइल, ठीक है ना। चलिए इसको उतारिए जल्दी। देखिए ये C3H8 की बात करते हैं, ये आपका होता है प्रोपेन। अब जरा देखिए यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ी आना स्टार्ट होगा। देखिए ये होता है आपका प्रोपेन। अब देखिए प्रोपेन का जो ना मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखिए CH2 CH3। अगर देखिए एक हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन आप कहाँ कहाँ से हटा सकते हैं? यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, या फिर यहाँ से हटा सकते हैं। मतलब तीनों में से कहीं से भी क्या कर सकते हैं? आप हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से हटाएंगे तो देखिए क्या आपका होगा जी? CH3 CH2 और ये CH2। यहाँ से आपका क्या किए? एक हाइड्रोजन को हम हटा दिए, ठीक है ना। तो अब देखिए जब स्ट्रेट चेन रहेगा, पूरा का पूरा स्ट्रेट चेन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोल देंगे हम लोग जी नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल लगाते हैं तब जब पूरा का पूरा सारा का सारा कार्बन क्या रहेगा? स्ट्रेट चेन में रहेगा, तो उस केस में क्या लगाते हैं? नॉर्मल प्रोपाइल। फिर देखिएगा आपके सामने में ऐसा है CH3 CH2 और CH3। और अगर हम क्या करते हैं ना, यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से हटाए हाइड्रोजन को या फिर यहाँ से हटाए, दोनों केस में क्या होगा? स्ट्रेट चेन में ही आएगा, ठीक है ना। और यहाँ से हटाए तो इधर खाली हो गया, और यहाँ से हटाते तो इधर खाली हो जाता, फिर भी तो स्ट्रेट चेन पूरा रहता। और अब यहाँ पे देखिए अगर हम क्या करते हैं ना, इस वाले कार्बन से हटा देते इस वाले कार्बन से, तो क्या बनेगा? देखिएगा ध्यान से, CH3 देख लीजिए, देखिए ध्यान से, इस कार्बन से हटाए ना, तो इस कार्बन से हटाए तो बताइए इसका वैलेंसी हो गया खाली, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे आपका ये कुछ इस तरह का ग्रुप हो गया। तो जब भी एक कार्बन से दो ठो रहेगा मिथाइल लगा हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो। उसको क्या बोलेंगे जी? आइसो। तो ये आपका इसको बोलेंगे हम लोग जी आइसोप्रोपाइल। मतलब हम लोग जो सेकेंडरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे वो इसके लिए क्या करेंगे? आइसोप्रोपाइल का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत है? सिमिलरली आपका क्या होता है? ब्यूटेन के भी केस में होता है, देख लीजिए ध्यान से, C4H10 ये होता है आपका ब्यूटेन। और इसका भी स्ट्रक्चर देखिए दो तरीके का होता है। आप लोग सुने होंगे नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, सुने हैं ना? बोलते हैं ना कि LPG का कंपोजिशन क्या होता है? नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन बोलते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर सारा का सारा कार्बन स्ट्रेट चेन में रहेगा जुड़ा, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, जिसको बोलते हैं N ब्यूटेन। कोई दिक्कत है? और अगर आपका क्या होगा, एक मिथाइल आपका कुछ इस तरह से रहेगा जुड़ा हुआ, देख लीजिए CH3 CH और CH3। अगर कुछ इस तरह से रहा, इस तरह से रहा, देखिए इसमें क्या आपका जी, एक कार्बन के पास क्या है? दो ठप का क्या है? मिथाइल ग्रुप है ना। तो ये आपका क्या हुआ? ये वाला इसके पास हो गया ना आइसो, और ये आपका ग्रुप क्या हो गया? आइसो हो गया ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग जी? इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। कोई दिक्कत है? अब देखिए इससे निकालते हैं हाइड्रोजन। तो चलिए इन दोनों किनारे वाले में से कहीं से भी अगर एक हाइड्रोजन को हम निकाल देते हैं तो ये बना लेता है कुछ ऐसा, CH3 CH2 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 और ये ऐसा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? नॉर्मल ब्यूटेन में से निकाले ना, तो क्या होगा? N ब्यूटाइल। अरे कोई दिक्कत है? नॉर्मल ब्यूटाइल। फिर यहाँ पे देखिएगा अगर मान लीजिए हम यहाँ से हटाते हैं कार्बन को, तो देखिए तो क्या होगा? CH3 CH3 CH2। यहाँ से देखिए तो आपका क्या वैलेंसी खाली हो गया। अब यहाँ से वैलेंसी खाली तो है, लेकिन इस ग्रुप में क्या है? एक आइसो ग्रुप है, और एक कार्बन से जब दो CH3 रहेगा जुड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। इसके पास एक आइसो ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे जी? आइसो ब्यूटाइल। फिर देखिएगा अगर इसी में से क्या करते हैं ना, देखिएगा थोड़ा सा एक पार्टीशन कर देते हैं हम। अगर इसी में से क्या करेंगे?
इन दोनों कार्बन में से अगर मान लीजिए एक हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या बनेगा देखिएगा, तो CH3 CH2 CH3। देखिए इस कार्बन से क्या किए, एक हाइड्रोजन को हटा दिए, तो देखिए इस कार्बन से क्या है, एक तरफ आपका जुड़ा हुआ है मिथाइल और दूसरी तरफ जुड़ा हुआ आपका जी इथाइल। अरे एक तरफ एक कार्बन और दूसरी तरफ दो कार्बन जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत है? तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और फिर इससे भी अगर यहाँ से हटा देते हैं तो बन जाता है आपका टर्सरी ब्यूटाइल। जगह का अभाव है इसलिए लिखिए इसको पहले, फिर बाद में उसको लिखते हैं। नहीं समझे? यहाँ तक समझे? यहाँ से नहीं समझे? देखिए अगर एक कार्बन से रहेगा ना, दो ठो रहेगा ना मिथाइल निकला हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो। अब तीन कार्बन का था ना, तीन कार्बन तो है ना इस कंपाउंड में पूरा का पूरा, तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रोपाइल लगाते हैं। कोई दिक्कत है? तो इसलिए बोलते हैं इसको आइसोप्रोपाइल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसके पास क्या है, जैसे इस कंपाउंड में देखिए इसके पास क्या है आपका, एक आपका है ना ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है ना, जैसा ग्रुप यहाँ प्रेजेंट था वैसा ही आपका यहाँ पे प्रेजेंट है ना, कि एक कार्बन से आपका दो ठो आपका CH3। इसके लिए इस्तेमाल करेंगे आइसो। कोई दिक्कत है? इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, आइसो इस्तेमाल करेंगे। तो आपका हो गया ना आइसोब्यूटाइल। टोटल कार्बन कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 हो गया था। 4 के लिए क्या करते हैं, ब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, और एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो ब्यूटाइल का इस्तेमाल करेंगे। आइसो इसलिए लगाएं क्योंकि इसके पास ये वाला आइसो ग्रुप है। नॉर्मल इसलिए लगाएं क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है कि पूरा का पूरा सारा का सारा कार्बन स्ट्रेट चेन में ही जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत है? अब समझ में आया? एक और स्ट्रक्चर आपका क्या था, ब्यूटेन का था। देख लीजिए ब्यूटाइल का क्या था आपका, CH3 CH3 और CH3। और अगर मान लीजिए कि क्या करते हैं ना हम लोग यहाँ से इस कार्बन के प्लेस से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हटाते हैं, तो देखिएगा CH3 मतलब इस पार्टिकुलर कार्बन के पास देखिए कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस पार्टिकुलर कार्बन के पास कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 है ना। अरे 3 है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, टर्सरी, टर्ट ब्यूटाइल है ना। वहाँ पे जो पीछे जो लिखे थे सेक, तो मतलब सेक मतलब होता है आपका जी सेकेंडरी। और यहाँ पे जो लिखे TERT टर्ट, टर्ट का मतलब क्या होता है, टर्सरी। टर्सरी मतलब 3 होता है, सेकेंडरी में से आपका क्या होता है, 2 होता है। चलिए लिखिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके सामने पेंटेन रहेगा C5H12, अगर मान लीजिए पेंटेन रहता है, सुन लीजिए इसका कितने तरीके का ड्रॉ कर सकते हैं, तो 5 कार्बन को पहले स्ट्रेट चेन में दिखाते हैं। तो देखिए जब सारा का सारा कार्बन क्या रहेगा ना, एकदम स्ट्रेट चेन में रहेगा जुड़ा हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, N पेंटेन। क्या समझे, N पेंटेन मतलब क्या, नॉर्मल पेंटेन। और अगर इसमें से क्या करते हैं ना, इधर से या फिर इधर से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, तो वो बन जाता है नॉर्मल पेंटाइल। ठीक है ना, वो आपका क्या होगा जी, नॉर्मल पेंटाइल हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए आपका क्या होगा जी, CH3 CH2 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 और CH2 एक, तो ये आपका क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, N पेंटाइल। क्लियर है बात? ठीक है। फिर देखिएगा आपके सामने में ऐसा है, अगर मान लीजिए आपका क्या हुआ, इसमें ऐसा रहेगा, तो इसमें आपका क्या हुआ, फिर से एक आइसो ग्रुप आ गया ना। और ये कौन सा ग्रुप है, वंशी का समझ में आ रहा है ना आपको, ये आपका हो गया आइसो ग्रुप। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से खाली है, तो इसको क्या बोलेंगे जी, आइसो पेंटाइल। और अगर ऐसा हो गया, देख लीजिए ध्यान से, CH3 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 CH2, देख लीजिए ये आपका ऐसा कार्बन है जो आपका क्या है ना, अरे देखिए ना बीच में क्या 4 कार्बन, 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो आप बोल सकते हैं इसको क्या जी बोलेंगे, नियो पेंटाइल। थोड़ा जल्दी उतारिए। अगर क्लोरीन रहेगा तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे प्रीफिक्स, क्लोरो। अगर मान लीजिए ब्रोमीन रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, ठीक है ना, आयोडीन रहेगा, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स जो होता है ना, ये क्या बताता है आपका जी, अनसैचुरेशन, मतलब सैचुरेशन या अनसैचुरेशन, सैचुरेशन और
अनसैचुरेशन। इस चीज को इंप्लाइज करता है, मतलब उसके पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या फिर मल्टीपल बॉन्ड है, उसके बारे में इंप्लाइज करता है। अगर सैचुरेटेड रहेगा तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एन का इस्तेमाल करते हैं। अल्केन होता है ना, अल्केन, ठीक है ना, देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हो गया आपका जी अल्केन, ठीक है ना, एन का इस्तेमाल। अरे कोई दिक्कत है? फिर देखिए अगर अनसैचुरेटेड रहेगा तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे या फिर आइन का इस्तेमाल करेंगे। तो इन मतलब क्या, अल्कीन है ना, आइन मतलब क्या जी आपका, अल्काइन। कोई दिक्कत है? इसको जल्दी नोट करिए और फिर आपको हम बताते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात। इफ टू डबल बॉन्ड्स आर present, if two double bonds are present, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग जी, तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग डाई इन। कोई दिक्कत है? इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग जी, डाई इन का इस्तेमाल करेंगे। फिर देखिएगा इफ 3 मान लीजिए ऐसा होता है, इफ 3 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ट्राई इन। कोई दिक्कत है? इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे जी, ट्राइन का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह आपका 4 रहेगा तो टेट्राइन। ये बात आपको समझ में आ गया? अब फिर देखिए अगर मान लीजिए इफ 2 ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे जी, है ना, डाई आइन का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत है? अरे समझ में बात आ रहा है? ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग कि अगर आपके सामने में क्या रहेगा, अगर आपके सामने में ऐसा रहेगा CH3 CH2 और CH3, ठीक है ना, तो इसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड वगैरह है क्या, या ट्रिपल बॉन्ड है क्या, कार्बन कार्बन के बीच में नहीं ना है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, 3 है ना, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोप। और आपका क्या होगा जी, वो जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या बताता है आपका, सैचुरेशन या फिर अनसैचुरेशन। तो इसमें आपका क्या कहीं भी मल्टीपल बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे जी, एन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब प्रोपेन, जैसा कि बचपन से आप जानते थे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? फिर देखिए अगर ऐसा कंपाउंड आपका मिल जाए CH डबल बॉन्ड, एक आपका क्या हुआ, डबल बॉन्ड आ गया ना, तो डबल बॉन्ड आ गया तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं जी, देखिए डबल बॉन्ड के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन का। ये आपका किसके लिए होता है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इन जो होता है ना डबल बॉन्ड के लिए होता है, और आइन जो होता है आपका जी वो ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिए प्रोप, और कितना आपका होगा जी, एक है ना, एक डबल बॉन्ड है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रोपीन। अरे कोई दिक्कत? चलिए उसी तरह देखिएगा CH2 CH ऐसा, कोई दिक्कत है बबलू? देखिए यहाँ पे, तो अगर ऐसा रहेगा तो यहाँ पे देखिए 2 ठो आपका क्या है ना, 2 ठो क्या आपका जी डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, प्रोप और क्या लिखेंगे इसको जी, हाँ तो पोजीशन दिखाना पड़ेगा ना, 1 2 3 4। तो क्या एक बार फर्स्ट कार्बन पे आया और एक बार आपका क्या थर्ड कार्बन पे आया है, बस थोड़ा थोड़ा बताते चलते, उसके बाद एक सिस्टमैटिकली बताएंगे ना जब नोमेनक्लेचर, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो क्या होगा, तो प्रोपा 1, सॉरी प्रोपा कहते हैं, ब्यूटा होगा जी, 4 कार्बन है ना, ब्यूटा, ठीक है ना, 1 3 डाइन। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आएगा तो ब्यूट के प्लेस पे लिखेंगे ब्यूटा, मतलब ए लगा देंगे, है ना, पेंट के प्लेस पे लिखेंगे पेंटा, हेक्स के प्लेस पे लिखेंगे हेप्टा, सॉरी हेक्सा, ठीक है ना। इसको लिखिए और यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं हम, if multiple bond is present twice or thrice, or then we use a after word root। जैसे ब्यूट के प्लेस पे क्या लिखेंगे जी, ब्यूट को क्या किस में बदल देंगे हम लोग जी, ब्यूटा में।
देखिए हम क्या बोले कि अगर एक से ज़्यादा बार रहेगा डबल बॉन्ड तो ऐसे कंडीशन में क्या लिखेंगे, देखिए तो याद देखिएगा, एक बार आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड है और एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो क्या हुआ 4 कार्बन का चेन था ना, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं ना, अरे वर्ड रूट क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं ना। लेकिन अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड का संख्या एक से ज़्यादा बार हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं ना, ब्यूट की जगह पे ब्यूटा का इस्तेमाल करेंगे। पेंट अगर रहेगा तो पेंटा का इस्तेमाल, हेक्स रहेगा तो हेक्सा का इस्तेमाल, ठीक है ना। और फिर बाकी जो आपका हो गया डाई जो लगाते हैं किसके लिए, 2 डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं डाई। अरे कोई दिक्कत है, 2 डबल बॉन्ड के लिए, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या होगा, क्या लिखें इसको जी, ब्यूटा। अरे ब्यूटा का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, ब्यूटा। और फिर देखिए डबल बॉन्ड का पोजीशन दिखाना पड़ता है ना, तो यहाँ पे देखिए एक जगह यहाँ पे था और दूसरा जगह आपका क्या था, यहाँ पे था। आप इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, तो क्या होगा 1 और 3, 1 3 पे क्या आपका 2 जगह पे आपका क्या डबल बॉन्ड है ना, तो 1 3 डाइन। समझ बताया, कोई दिक्कत है किसी को भी। सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी नोमेनक्लेचर में, फिर से बता रहे हैं आप लोग को, किसी भी नोमेनक्लेचर में क्या होता है ना आपका कि वर्ड रूट के बाद जो है ना, वर्ड रूट के बाद 2 तरीके का आपका क्या होगा जी, सफिक्स आएगा। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, ठीक है ना, और दूसरे को बोलते हैं जी सेकेंडरी। तो हम लोग प्राइमरी सफिक्स के बारे में बात कर चुके थे, क्या बताता है आपका, अनसैचुरेशन को बताता है कि किस तरीके का अनसैचुरेशन है। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वहाँ पे आपका क्या सैचुरेटेड बॉन्ड है ना, सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एन का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो मतलब कार्बन के हर जगह सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे वर्ड रूट के जस्ट बाद, जैसे अल्केन है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे करके, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बस आप बात करते, तो ये समझ में आपको आ गया था कल, ठीक है ना। और ये जो होता है सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो क्या बताता है आपका जी, तो सेकेंडरी सफिक्स बताता है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा अटैच करते हैं जिसके लिए हम लोग सफिक्स से इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ऐसा कोई फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए क्या करेंगे हम लोग उसका सफिक्स से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको क्या करते हैं ना, प्राइमरी सफिक्स के बाद उसका हम लोग नेमिंग लिखते हैं। और वो कैसे नेमिंग लिखेंगे, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, नेमिंग लिखने के दरमियान में अगर 2 वॉवेल लेटर मतलब एक के बाद दूसरा आ रहा होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि एक ही को लेंगे। कहने का सेंस है ना, वो जो आपका अल्केन जो होता था, अल्केन एन जो होता था, मतलब प्राइमरी सफिक्स का देख लीजिए ध्यान से, प्राइमरी सफिक्स का जो होता था ना आपका, ये जो ई होता था, एन का ई जो होता था, या फिर इन बोल सकते, इन का भी ई होता था, या फिर आइन बोल सकते, आइन का भी ई होता था, तो उसको ड्रॉप करना पड़ेगा कि अगर कोई आपका क्या होगा जी इसके बाद वॉवेल आ रहा होगा तो। समझ बात आ रही है ना, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई वॉवेल आ रहा होगा इसके बाद तो वॉवेल या फिर सेमी वॉवेल, जैसे वाई को भी बोलते हैं सेमी वॉवेल, ठीक है ना, तो क्या होगा कि अगर इसके बाद इसके बाद अगर कोई वॉवेल आ रहा होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है, समझ बात आ रही है ना। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे आपके सामने में ऐसा कोई कंपाउंड है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग 1 2 3 4 है ना, ऐसा कर दिए। अब यहाँ से देखिएगा कितने कार्बन का चेन है जी आपका, 4 कार्बन का चेन है। इसके लिए वर्ड रूट क्या आना चाहिए, तो वर्ड रूट आना चाहिए ब्यूट, है ना, वर्ड रूट क्या आना चाहिए जी आपका, ब्यूट आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखिए हर कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, इसके लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स का क्या इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे, तो ब्यूटेन लिख दिए, ठीक है ना। और फिर देखिए ये आपका क्या है, OH है, OH में सबका क्या होता है, अल्कोहल वाला। तो अल्कोहल के लिए ना, अल्कोहल देखिए ध्यान से सुनिए, अरे अल्कोहल से सब लोग अवगत है ना जी आपका, सब लोग पीते हैं ना अल्कोहल, सब लोग पी चुके हैं, ठीक है, चलिए पी चुके हैं, लगा चुके हैं। पी चुके हैं मीन्स क्या, होम्योपैथी दवा में, ठीक है ना, पूरा का पूरा अल्कोहल ही रहता है, वो बहुत ही स्टैंडर्ड अल्कोहल रहता है, और सैनिटाइजर में हमेशा करते हैं, ठीक है। तो विदाउट अल्कोहल हम लोग का भी लाइफ अब नहीं है, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस नहीं है। चलिए देखिए, तो ध्यान से समझिएगा, अल्कोहल का जो OL है, अल्कोहल का जो OL है उसको एज अ सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपका क्या होगा, क्या हो चुका है आपका जी, 4 कार्बन का था, तो इसको आप लिख सकते हैं 2, और सेकेंड पोजीशन पे OH है ना 2, और ब्यूटेनॉल, ऑल जो लिखेंगे ना ऑल, तो देखिए तो ये क्या है, वॉवेल है ना, और ये ई क्या है, वॉवेल है ना, तो 2 वॉवेल कंसेक्यूटिव में नहीं होना चाहिए इस केस में। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। मतलब कैसे लिखेंगे जी, अगर ई है ऐसा, इसको हटाना पड़ेगा, मतलब क्या लिखेंगे हम लोग जी, 2
ब्यूटेनॉल। अरे कोई दिक्कत है? समझ बात आ रहा है ना? ठीक है ना? या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ब्यूटेन टू ऑल। अरे कोई दिक्कत है? देख रहे हैं ना कि एन का जो ई था, जो वॉवेल था, उसको क्या किया हम लोग जी? हटा दिए, रिमूव कर दिए। समझ बात आई ना? चलिए तो आप लोग लिखिएगा फटाफट, आप लोग लिखिएगा सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकेंडरी सफिक्स इज यूज्ड टू represent functional group if vowels like a, e, i, o, u, ये तो vowel है, और सेम vowel क्या होता है? y भी होता है ना, और y just comes after e of the primary suffix, then during the nomenclature of compound, e of the primary suffix must be deleted। चलिए जल्दी से इसको लिखिएगा। चलिए नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग जी, मतलब आपको सबसे पहले वर्ड रूट के बारे में पता करना होगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर रहे होंगे तो हमको सबसे पहले वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वर्ड रूट के बारे में पता करना पड़ेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन मतलब एटम्स हो सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए इसमें फर्स्ट लिखिएगा लॉन्गेस्ट चेन रूल। लिखिए जल्दी से, लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल देखिए इसमें क्या करते हैं ना हम लोग जी, सबसे पहले क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। जो भी कंपाउंड रहेगा दिया उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। अब वो लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है स्ट्रेट भी हो सकता है या स्ट्रेट नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? क्लियर बात? तो लॉन्गेस्ट चेन में क्या होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होना चाहिए। ठीक है ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एट फर्स्ट वी हैव टू select a chain which possesses maximum number of carbon atoms। ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, ऐसे चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए ये हुआ। अब देखिए इसमें कितने सारे पाथ हो सकते हैं, कितने सारे आपका चेन हो सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, एक आपका हो गया ये वाला, एक ये हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट चेन हुआ। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, कितना होगा जी? 3 4 7। ठीक है ना? इसमें टोटल आपका 7 कार्बन एटम्स हो गया। क्लियर बात? ठीक है ना? फिर देखिए और भी हम लोग करते हैं, पिक करते हैं। देखिएगा ध्यान से, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 है ना? अरे कोई दिक्कत है? ये इसमें 6 हो गया। बताइए कौन है लंबा? 7 वाला है ना? मतलब ये वाला इसको मानेंगे लॉन्गेस्ट चेन और इसको लॉन्गेस्ट चेन नहीं मानेंगे। ठीक है? चलिए देखिए इसके लिए पेरेंट नेम जो आपका हो गया, देख लीजिए यहाँ से, पेरेंट नेम जो हो गया जब का वो क्या हुआ? हेप्टेन हो गया। ठीक है ना? पेरेंट नेम। बाकी पूरा का पूरा नेमिंग इसका हम करके दिखाएंगे। ठीक है ना? अरे कोई दिक्कत है? चलिए एक और आप लोग करके दिखाए थे उसको जल्दी से।
चलिए इसमें जल्दी से लॉन्गेस्ट चेन निकाल के दिखाइए और उसका बताइए पेरेंट नेम क्या होगा। जिसका बन जाए हाथ उठाइएगा, सिर्फ हाथ उठाइएगा। एक हाथ उठ गया है, 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8। चलिए अच्छा आप बताइए वंशी का हेक्सेन। चलिए बैठ जाइए। और छोटी बताइए आप हेक्सेन 6 कार्बन का, ठीक है। और कोमला बताइए। हाँ हेप्टेन कैसे कैसे आएंगे? देखिए ये वाला चैन जो होगा ना सबसे लंबा चैन है, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना, तो इसका आपका क्या हुआ 7 हो गया। इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग जी? हेप्टेन लिखेंगे। चलिए बहुत अच्छा प्रयास था आप लोग का, ठीक है ना। ये हो गया ना, कोई दिक्कत है? चलिए तो इसको लिख चुके होंगे, लिख लीजिए आप लोग फटाफट। मतलब इसी का देखिए, इसी का एक और पार्ट है कि अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा सेम लेंथ का चेन मिल रहा होगा, ठीक है ना, और वो सब का सब लॉन्गेस्ट चेन ही होगा। मतलब आपका किसी चेन में मान लीजिए 6 आपका क्या होगा, 6 ठो आपका क्या होगा ना वो कार्बन एटम्स होगा, और ऐसा 2-3 चेन मिल रहा होगा, तो आपके पास डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इसमें से कौन सा आपका क्या होगा जी, ये मतलब अप्रोप्रिएट होगा, परफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? ब्रांचिंग देखेंगे। ब्रांचिंग समझ में आता है ना जी आपका? अरे चेन से जितना भी जुड़ा हुआ था ना, लॉन्गेस्ट चेन से जितना भी जुड़ा हुआ था ना, उसको बोलते हैं ब्रांचिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा वहाँ पे ब्रांचिंग के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपका चेंज होगा, वो आपका क्या होगा परफेक्ट चेन होगा, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट चेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, इफ 2 or more chain having same length then that chain will be parent chain which contains मैक्सिमम, लिखते चलिए आप लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच, ठीक है ना। जिसके पास मैक्सिमम नंबर ब्रांचेज होगा वही आपका होगा। एग्जांपल में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। कि ये जो आपका हो गया, इसका लेंथ कितना है? 6 है। अब यहां से देखिए आपका क्या 6 है लेंथ। फिर देखिए एक और चेन है आपका, वन 2 3 4 5 6। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये जो ब्लू वाला जो चेन बनाए हैं जिसमें 6 है, उसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट है या कितना ब्रांचिंग है? तो देखिए एक ही है, अरे यही ना बड़ा सा ग्रुप इस कार्बन से बस जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए आपका क्या है, इसमें क्या है 1 ब्रांच है। कोई दिक्कत है किसी को भी? और जो ये जो ब्लैक वाला जो हम डिसाइड किए, ब्लैक वाला जो डिसाइड किए, अच्छा इसके लिए कौन सा ब्रांचिंग है जी आपका? सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्लू कलर से जो घेरे हैं, ठीक है ना। अरे कोई दिक्कत है? समझ बता रहा है सृष्टि, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, ये जो ब्लैक वाला से जो दिखाया है जिसमें 6 कार्बन आइटम है, तो उसके लिए ब्रांचिंग देखते हैं कितना है, ठीक है ना। तो देखिए आपका पेरेंट चेन ये हुआ। अब ये देखिए आपका क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। अब जरा ध्यान से देखिए कि इस पेरेंट को, मतलब इस ये जो आपका क्या हुआ, जो घेर, मतलब हम जो इसको क्लोज कर चुके हैं डॉटर लाइन से, ठीक है ना, ब्लैक कलर के डॉटर लाइन से। उसके अलावा जो भी कुछ बचता है ना, जो भी कुछ बाहर बचता है वो क्या होता है, ब्रांचिंग होता है, ठीक है। तो एक ये हो गया ब्रांच, है ना, एक ये हो गया ब्रांच और एक ये हो गया ब्रांच। तो आपके पास कितना हो गया जी इसके पास? तो इसके पास 3 ठो ब्रांच हो गया। अरे कोई दिक्कत है? 3 ब्रांच हो गया। तो इसका मतलब आपका क्या होगा जी कि किसको सेलेक्ट करेंगे एज ए पेरेंट चेन के रूप में? इसको सेलेक्ट करेंगे, मतलब यही आपका क्या होगा, पेरेंट चेन माना जाएगा। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी? ये समझ बात आया ना कि जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग होगा वही आपका क्या होगा, पेरेंट चेन कहलाएगा। चलिए इसको जल्दी सुधारिए आप लोग। सेकंड की बात करते हैं।
लोकेंट्स रूल। देखिए लोकेंट्स का मतलब क्या होता है, लोकेंट मतलब होता है ना आपका जी पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, या इसी को बोलते हैं ब्रांच, है ना। मतलब लोकेंट का मतलब क्या था, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच। तो लोकेंट रूल हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग क्या करते हैं ना, वो नंबरिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, ब्रांचिंग का नंबरिंग डिसाइड करते हैं। तो देखिए आपका क्या होगा जी, नंबरिंग इज डन सच दैट, नंबरिंग इज डन सच दैट substituents get lowest लोकेंट, ठीक है ना। नंबरिंग हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो लोएस्ट लोकेंट को ऑक्यूपाई करेगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पेरेंट चेन को डिसाइड करेंगे। देखिए पेरेंट चेन ये हो गया ब्लू कलर का लाइन से, ठीक है ना। तो इसमें कितना काउंट है, 1 2 3 4 5। नंबरिंग डिसाइड करेंगे तो आप एक ऐसे कर सकते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या करेंगे जी, आप ऐसा कर सकते हैं 1 2 3 4 5। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कि यहाँ पे ब्रांचिंग कौन सा है, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, सब्स्टिट्यूएंट तो ये है ना, मतलब जो भी पेरेंट चेन से जो जुड़ा हुआ रहेगा ना उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट का देखिए 2 पोजीशन आ रहा है, ये एक आपका आ रहा है 4, और इस कार्बन का जो पोजीशन होता है ना वही ये होता है, ठीक है ना। एक हो गया 4, एक हो गया 2, इन दोनों में से छोटा कौन है, 2 है ना, छोटा 2 है छोटा, मतलब ये वाला आपका नंबरिंग सही है और ये वाला नंबरिंग जो है गलत है। मतलब हम नंबरिंग क्या करेंगे ना, इस तरह से करेंगे जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट जो होना चाहिए वो लोएस्ट लोकेंट को ऑक्यूपाई करना चाहिए। कोई दिक्कत है, समझ बात आ रही है ना। चलिए अब देखिए इसका नेम कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन है, तो पेरेंट नेम क्या होना है आपको, पेरेंट नेम क्या होना है, पेंटेन होना है। चलिए पेंटेन होना है पेरेंट नेम, ठीक है ना। और उससे पहले क्या करेंगे जी, सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। आपको बता भी चुके हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है वो बताता है कि आपका कंपाउंड जो है साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक है, ठीक है ना। और फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो बताता है सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग के बारे में। तो ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट है ना, एक कार्बन का है ना, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। अरे एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मीथेन लिखते हैं ना, तो उसका अल्काइल फॉर्म, मतलब उससे अगर एक हाइड्रोजन हटाए तो क्या होता है आपका, मिथाइल होता है ना। तो इसके लिए मिथाइल लिखेंगे, कितने पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे ना, जिसका इसका नाम क्या लिखेंगे जी, 2 मिथाइल। मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका नंबर एंड वर्ड के बीच में हाइफन होना चाहिए, ठीक है ना, नंबर एंड वर्ड के बीच में हाइफन होना चाहिए। और नोमेनक्लेचर के दरमियान क्या करते हैं, सारे लेटर्स को एकदम बिल्कुल आपका जो है ना, अरे कोई गैप नहीं छोड़ेंगे। जैसे मिथाइल पेंटेन बिल्कुल एक साथ होगा, मतलब फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, ये जो होना चाहिए कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी आगे का सारा स्मॉल होना चाहिए। अब कोई गैपिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। चलिए इसको लिखिए, जरा देखिएगा आपके सामने में ये कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ ना, तो यही आपका क्या लॉन्गेस्ट चेन भी होगा। अब तो इसमें डिसाइड करने में कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है ना, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा बहुत सारा आज, ठीक है ना। तो अब देखिएगा नंबरिंग किस तरह से करेंगे, दोनों तरफ से कर सकते हैं, या तो इधर से नहीं तो उधर से, लेकिन उसमें हम डिसाइड कर लेंगे कि किसमें इसका पोजीशन, ये जो आपको हो गया सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसका पोजीशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए, ठीक है ना। इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। बताइए दोनों में से नंबरिंग कौन सा सही रहेगा, नीचे वाला सही रहेगा, क्योंकि इसमें ये 3 और इसमें 5, इन दोनों में से क्या छोटा ये है, मतलब ये वाला गलत, ये वाला सही है, ठीक है ना। अब देखिए 3 पोजीशन पे क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, 2 कार्बन का है ना, उसको क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं ना। अरे बोलते हैं कि नहीं इथाइल, कल भी आपको बताया, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, 3 इथाइल। याद रखिए आप फर्स्ट लेटर हमको क्या करना है, कैपिटल लिखना है, बाकी सारा का सारा स्मॉल, और कंटिन्यूसली लिखना है, नो गैप, कोई भी वर्ड के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो यहां से देखिए आपका क्या है, 7 कार्बन का है ना, तो क्या लिखेंगे जी हम लोग, 3 इथाइल हेप्टेन। अरे कोई दिक्कत है,
समझ बात आई? अब देखिए एक से ज़्यादा करते हैं। देखिए एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक रूल लिख देते हैं, वही जो बता रहे हैं आपको कि फर्स्ट लेटर क्या करना है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अरे फर्स्ट वर्ड क्या करना है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, बाकी सब स्मॉल लिखना है, ठीक है। वर्ड के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। वर्ड एंड ये इसके नंबर के बीच में क्या होना चाहिए, एक हाइफन होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं नेमिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, ठीक है ना। नेमिंग जो होना चाहिए हमेशा स्टार्ट करना है कैपिटल लेटर से, ठीक है ना। नो गैपिंग इज प्रेजेंट बिटवीन टू वर्ड्स, कोई गैपिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर देखिए आपका क्या है जी, नंबर एंड वर्ड इज सेपरेटेड बाय हाइफन, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, इसे सेपरेट करना होगा हमको। नंबर इज सेपरेटेड बाय कॉमा, इसके द्वारा सेपरेट करना है। कोई दिक्कत है, समझ बात आ रही है ना, है ना। फिर देखिए इफ टू सेम substituents are, चलिए देखते हैं, if same substituents are present टू टाइम्स, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स का जो इस्तेमाल करेंगे वो डाई इस्तेमाल करेंगे। 3 टाइम्स, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग जी, ट्राई का। अच्छा याद रखिएगा आपका यहाँ पे सेम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट लिख दीजिएगा, सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं। कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ और इस्तेमाल करेंगे, बिस का इस्तेमाल करेंगे, ट्रिस का इस्तेमाल करेंगे, टेट्रा किस का, पेंटा किस का, ठीक है ना, ऐसे करके। तो 3 टाइम्स के लिए ट्राई का इस्तेमाल करेंगे। अगर 4 टाइम्स रहेगा तो क्या होगा जिप का, टेट्रा, ठीक है ना। अगर 5 टाइम्स रहता है तो पेंटा का इस्तेमाल करते हैं। अगर 6 टाइम्स रहता है तो हेक्सा का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे करके लिख लीजिए इसको जल्दी से। इफ सेम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, तो 2 टाइम्स रहेगा तो डाई का इस्तेमाल, 3 टाइम्स रहेगा तो टेट्राई का, 4 टाइम्स रहेगा तो टेट्रा का, 5 टाइम्स रहेगा तो पेंटा का, 6 टाइम्स रहेगा तो हेक्सा का। देखिए ये आपका कुछ कंपाउंड दे रखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए पेरेंट चेन तो यही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को भी, ठीक है ना। नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग देखिए तो 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से करते तो पहला सब्स्टिट्यूएंट देखिए, इधर से किया तो पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे मिला है, कोई दिक्कत है। और इधर से करते 1 2 3, देख रहे हैं ना, थर्ड पे मिलता, इसलिए क्या करते इधर से लोग नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को भी, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या इसका नेमिंग होगा आपका जी। देखिए सेकंड पे भी क्या आपका मिथाइल ही है, थर्ड पे भी मिथाइल है और फोर्थ पे भी मिथाइल है, मतलब क्या आपका जी 3 मिथाइल है। 3 मिथाइल है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, ट्राई का इस्तेमाल करेंगे। और प्रत्येक का क्या करेंगे ना, लोकेंट्स को दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 2, क्या बोले, नंबर को कॉमा से 2 3 4 कर दिए, कोई दिक्कत है। नंबर और वर्ड को क्या करना चाहिए, हाइफन से। तो देखिए नंबर है ना, और उसके बाद क्या आना है, वर्ड आना है। 3 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे, ट्राई। अरे कोई दिक्कत है, समझ बात आ रही है ना। चलिए ट्राई लिख दिए, उसके बाद क्या होगा, मिथाइल हो गया ना। और कितने का उनका चेन है, 6 का उनका ना, क्या लिखेंगे, हो गया।
मतलब 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। समझ बात आई? आपका होता है if more than one substituents are present, then naming of the substituents decided on the basis of alphabetical order। ठीक है ना? अल्फाबेटिकली प्रायर ग्रुप रिटेन फर्स्ट। चलिए लिख लीजिए। अगर आपका क्या होगा ना कि एक से ज़्यादा आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेगा तो वहाँ पे नेमिंग जो है ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे करते हैं। जो अल्फ़ाबेटिकली प्रायर रहेगा उसको पहले लिखेंगे और जो लेस प्रायर रहेगा उसको बाद में लिखेंगे। इसके साथ हम लोग नंबरिंग में करेंगे। एंड ऑल्सो नंबरिंग इज डन इन सेम मैनर। नंबरिंग में क्या करेंगे जी? सबसे पहले उसी का करेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली प्रायर होगा। इसको लिखिए फिर आपको एग्जाम्पल दो। हाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से। क्या है कि अगर हम लोग देखिए ध्यान से यहाँ से करते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। मतलब हम लोग इधर से नंबरिंग किए तो इस इथाइल का पोजीशन क्या है 3 आया और इस मिथाइल का पोजीशन क्या आया 5 आया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ से देखिएगा मिथाइल का पोजीशन 3 आया और इथाइल का पोजीशन 5 आया। आपको क्या बोले हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकली प्रायर रहेगा उसका लोकेंट वैल्यू कम होना चाहिए। ठीक है ना? वही ने लिखा है कि नंबरिंग जो होना चाहिए इस तरह से डन करना चाहिए कि जिससे कि आपका अल्फ़ाबेटिकली प्रायर ग्रुप पहले आना चाहिए। अब जरा पहले गौर फरमा लेते हैं कि आपका अल्फ़ाबेटिकली प्रायर ग्रुप कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए इथाइल है और ये वाला आपका ग्रुप क्या है? इथाइल है। और ये वाला ग्रुप आपका क्या है? मिथाइल है। अल्फ़ाबेटिकली प्रायर कहने का सेंस होगा ना कि जो हम लोग जो इंग्लिश का जो वो पढ़ते हैं ना, लेटर पढ़ते हैं ना, ए से लेकर के जेड तक, उसमें सबसे पहले कौन आता है? तो ये इथाइल ई से स्टार्ट हुआ है और मिथाइल एम से स्टार्ट हुआ है। तो ई और एम दोनों में से पहले कौन आता है? ई आता है। तो ये आपका क्या हुआ जी? ये अल्फ़ाबेटिकली मोर प्रायर हो गया। देख लीजिए ये ई जो आपका हो गया जी अल्फ़ाबेटिकली मोर प्रायर हो गया। अरे कोई दिक्कत है? इसलिए हम लोग का क्या करना है? लोकेंट जो डिसाइड करना है वो इस बेसिस पे डिसाइड करना है कि आपका इसका पोजीशन कम होना चाहिए। ठीक है ना? इसका पोजीशन क्या होना चाहिए? इसके रिस्पेक्ट में कम होना चाहिए। अगर इधर से की थी इसका थर्ड आ रहा था और इधर से की थी तो इसका थर्ड आ रहा था, मतलब दोनों का दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे था, है ना? इक्विवेलेंट पोजीशन पे था। तो अब आप कुछ बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि क्या होगा? हम लोग नंबरिंग जो करेंगे तो ये वाला को मतलब ऊपर वाले को करेक्ट मानेंगे या नीचे वाले को इनकरेक्ट मानेंगे, क्योंकि नीचे वाले के अकॉर्डिंग इसका आपका लोकेंट वैल्यू ज़्यादा हो रहा है इसके कंपैरिजन में। कोई दिक्कत है? अरे मोस्ट प्रायर तो ये ना है। ठीक है, तो चलिए इसका नेम कैसे लिखेंगे हम लोग जी? 3p इथाइल है ना। नेमिंग में क्या करें? कुछ इसी तरह से करेंगे कि जिसके मतलब उसमें क्या आपका होना चाहिए कि जो अल्फ़ाबेटिकल मोर प्रायर ग्रुप है वो पहले आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 3 इथाइल ना, 3 इथाइल पहले आना चाहिए। उसका क्या आना चाहिए जी आपका 5 पे। अरे देख लीजिए आपका 5 पे ये आपका करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये आपका क्या इनकरेक्ट है। ठीक है ना? तो 5 आपका क्या होना चाहिए? मिथाइल 7 काउंट का चेंज आना तो क्या होगा आपका? हेप्टेन। देखिए सब सारे रूल को एकदम बिल्कुल फॉलो किए हैं। इथाइल का पोजीशन क्या था? 3 था, तो 3 से पहले हाइफन लगा करके इथाइल से पहले हाइफन लगा करके 3 डाल दिए। अब मिथाइल का पोजीशन क्या था? 5 था, तो 5 से पहले हाइफन लगाए, तो यहाँ भी हाइफन लगाए और यहाँ भी हाइफन लगाए, क्योंकि वर्ड और नंबर क्या होना चाहिए? हाइफन से सेपरेटेड होना चाहिए। एकदम बात सबके दिमाग में 100% जा रहा है? अरे किसी को कोई दिक्कत भी है? दिक्कत है आपको? हाँ
किसी को भी किसी भी तरीके का दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से इसका नंबरिंग करेंगे, नेमिंग करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए आप लोग।